प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं जयनाराम महिला राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर का राजनीतिक सिद्धांत के रूप या प्रकृति विषय पर जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। राजनीतिक सिद्धांत के रूप या उसकी प्रकृति कितने प्रकार की होती है, इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। यह एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए आवश्यक भी है कि उसको पता होना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत के कितने रूप या उसकी प्रकृति कितने प्रकार की जो होती है, जो आज हम सामने देख रहे हैं। प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तु के बुद्धिवाद से होते हुए परंपराएं समय समय पर बदलती रहती है और मोटे तौर पे राजनीतिक सिद्धांत के दो रूप उभर कर सामने आए हैं। आपने स्कूल एजुकेशन में ही प्लेटो और अरस्तु के बारे में सुना होगा। राजनीति विज्ञान के इनको प्रणेता माना जाता है। यूनान से राजनीति विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है और महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के आदर्शवाद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें जो है राजनीति विज्ञान का जो है प्रथम स्वरूप हमें दिखलाई पड़ता है। जो दो रूप इसमें उभर कर सामने आते हैं, प्रथम है परंपरावादी या पुरातन राजनीतिक सिद्धांत, जिसे क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी भी कहते हैं, और दूसरा जो है जिसको आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। प्रथम जो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत है, जो पुरातन राजनीतिक सिद्धांत है, उसका हम अभी अध्ययन करेंगे। इसमें यूनानी व रोमन चिंतकों के विचार आते हैं, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, रूसो, कांट, हिगल, टी.एच. ग्रीन, बोसांके, लास्की और वर्तमान काल के माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस आदि विचारक जिन्होंने हम कहते हैं कि पुनरुत्थान के लिए भी काफ़ी काम किया है। एक समय ऐसा था जब परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत को ही राजनीति माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि राजनीति के अंदर जो है विज्ञान का समावेश होता गया और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को अप्रासंगिक माना गया। लेकिन धीरे धीरे कुछ विचारक ऐसे आए, विशेषतः बर्लिन, माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस आदि, जिन्होंने पुनः इसकी जो है पुनरुत्थान पे काम किया और ये साबित किया कि ये जो है परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत जो है कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता है। मुख्य धारा से हम इसको कतई जो है किनारे नहीं कर सकते हैं। भले ही राजनीति के अंदर विज्ञान का समावेश हो गया है, आजकल आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है उसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है, लेकिन परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत को हम जो इसका जो है कह सकते हैं हम कि वो बेस है, उसको हम कतई नकार नहीं सकते। सबसे पहले बात करेंगे हम प्लेटो की। प्लेटो द्वारा अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंदर जो है आदर्श राज्य की जो अवधारणा उन्होंने दी, वो क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत का श्रेष्ठतम नमूना माना जाता है। प्लेटो के बारे में विस्तार से, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, इनके बारे में विस्तार से जानकारी हमें के अंतर्गत आती है, लेकिन आपने स्कूल एजुकेशन में थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में पढ़ी होगी। प्लेटो ने अपना आदर्श राज्य, जिन्हें वो यूटोपिया कहता है, उस आदर्श राज्य के अंदर जो है एक आदर्श राजा की कल्पना की थी, एक जो है आदर्श नागरिकों की उसमें कल्पना की थी, और राज्य को जो है उन्होंने नागरिकों को 3 भागों में उन्होंने बांटा था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार एक मानव की प्रकृति होती है, उनके अंदर आत्मा के 3 स्वरूप पाए जाते हैं, उसी प्रकार राज्य के भी 3 स्वरूप पाए जाते हैं। तो उसको प्लेटो की जो आदर्श राज्य की अवधारणा है, उसको हम जो है क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत का श्रेष्ठतम नमूना मान सकते हैं। उसके बाद बात करें सिसरो की, तो सिसरो का जो दर्शन है वो न्याय और प्राकृतिक कानून की अवधारणा पर आधारित था। संत ऑगस्टाइन व संत थॉमस एक्विनास, जिनके बारे में ये माना जाता है कि जिन्होंने जो है चर्च की सत्ता को सर्वोच्च माना। संत ऑगस्टाइन की पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में वो ईश्वरीय नगर की बात करते हैं और ईश्वर द्वारा ही संचालित जो है शासक की बात उनके द्वारा की जाती है। इसी प्रकार थॉमस एक्विनास द्वारा चर्च को राज्य से ऊंचा स्थान प्रदान किया गया था। वो एक ऐसा समय था, आपको पता है कि जब वेस्टर्न कल्चर में हम देखते हैं कि सदा ही वहाँ पे धर्म और जो है राजनीति के मध्य टकराव की स्थिति रही, और ये समय ऐसा माना जाता है जिसमें इन दोनों ही विचारकों के द्वारा धर्म को राजनीति पर प्रधानता दी गई।
उसके बाद हम बात करें कांट की, तो कांट को नैतिकता में सर्वोच्च जो है विचारक माना जाता है, जिन्होंने नैतिकता को हम कह सकते हैं कि सबसे ऊपर रखने की बात उन्होंने की। विधिक कानूनों को नैतिक कानूनों का अंग बताया, और उन्होंने यूँ कह सकते हैं हम कांट को एक राजनीतिक विचारक होने के साथ साथ उन्हें जो है नैतिकता का भी जो है महान विचारक हम मान सकते हैं। उसके बाद हिगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था। जब हिगल की बात करते हैं हम तो उनकी विश्वात्मा की अवधारणा हमारे सामने आती है। उनके द्वारा राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार बताने का मतलब यहाँ पे ये निकाला गया कि उनके द्वारा निरंकुशता को जो है बढ़ावा दिया गया। ईश्वर का नाम लेकर के वो कुछ ऐसी शक्तियाँ जो है शासक को प्रदान करना चाहते थे कि जिनके ऊपर जो है आम नागरिक या जनता जो है जिनका विरोध नहीं कर सके, और वो अपना जो है निरंकुश शासन वहाँ पे स्थापित कर सके। बात करें लास्की की, तो लास्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर ये बताया कि एक राज्य को क्या करना चाहिए। लास्की ऐसे विचारक थे जिन्होंने हम मानते हैं ऐसा कि लोक कल्याणकारी अवधारणा को उन्होंने जो है राजनीति के अंदर समावेश करवाने की कोशिश की। ग्रीन की बात करें तो ग्रीन ने शाश्वत चैतन्य की अवधारणा इसके अंदर प्रस्तुत की। ये राजनीतिक सिद्धांत जो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत है वो कल्पना और चिंतन पर आधारित है। क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत जो जिनको हम माने कि ये कल्पनात्मक ज़्यादा है, इसके अंदर चिंतन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, इसके अंदर आदर्शवाद को बढ़ावा दिया गया है, और इसके अंदर जो है हम ये मानते हैं कि मानकात्मक राजनीति की बात की गई है। इसके अगर विशेषताओं की बात करें तो प्रथम विशेषता जो है कल्पनात्मक और आदर्शी। क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को संरचनात्मक रूप दिया जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा की जो अवधारणा है तो उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना कर ली कि हमारे आदर्श राज्य के अंदर जो है इतने ही नागरिक होने चाहिए। उसमें से जो है एक दार्शनिक राजा होगा, उसके 3 भाग होंगे, एक जो है शासक होगा, दूसरा जो है उत्पादक वर्ग होगा, और उसी में से एक जो है सैनिक वर्ग होगा। तो उन्होंने एक कल्पना मात्र की, और अंतिम समय में प्लेटो खुद ये स्वीकार कर लिया उन्होंने कि ये जो है कोरी कल्पना है, इसको जो है साकार रूप प्रदान करना संभव नहीं है। तो मात्र कल्पना पर आधारित इस थ्योरी को माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा कल्पनात्मक है, आदर्शिक है, और इसको जो है वास्तविक धरातल पर यथार्थवाद की बात करें तो वहाँ पे ये कहीं भी आसपास नहीं टिकती है। दूसरी बात करें इसकी विशेषताओं की तो नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर जोर दिया गया है। क्लासिक राजनीति सिद्धांत का मुख्य सरोकार है कि क्या होना चाहिए। उसके अनुसार राजनीति आचार शास्त्र का परमादेश मात्र है। तो क्या होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राज्य के अंदर एक आदर्श जो है नागरिक कैसे होना चाहिए, उसके अंदर सारी चीज़ जो है वो इस प्रकार होनी चाहिए, लेकिन वो कैसे होगी इस पे बात बहुत ही कम की गई है। तो इसमें मात्र ये इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श नागरिक कैसे होना चाहिए, आदर्श जो है राजा कैसा होना चाहिए। तो नैतिकता की बात की गई है, मूल्यों की बात की गई है, और जब हम बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की तो उसमें मूल्यों को जो है हाशिए पे धकेल दिया गया था। लेकिन जब हम समन्वय की बात करते हैं जिसके अंदर जो है परंपरागत और आधुनिक दोनों का ही जो है मिश्रण किया गया, तब ये बात मानेगी कि राजनीति शास्त्र में मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनको कतई कोई भी राजनीति की अवधारणा है उसके अंदर मूल्यों को हम नकार नहीं सकते। तो मूल्य इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। नैतिकता सदैव ही एक समाज के अंदर जो है महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। उसको हम कतई चाहे कितना ही विज्ञान का समावेश करा लें, लेकिन सामाजिक विज्ञान का विषय है तो मूल्य और नैतिकता को नकार नहीं सकते। तीसरी जो विशेषता इसमें दिखलाई पड़ती है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। अरस्तु की परिभाषा जब हम देखते हैं कि राज्य का अस्तित्व सद्जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं है। तो यहाँ पे मात्र जीवन से लेकर उन्होंने सद्जीवन की बात की है। तो हमें जीवन और सद्जीवन का अंतर पता होना चाहिए कि जीवन का मतलब कि एक साधारण जो है जैसे अपन जो है एक साधारण जीवन यापन कर रहे हैं, और एक हम जो है उच्च आदर्शों वाला जीवन यापन कर रहे हैं जिसमें सदाचार हो और जिसमें जो है कह सकते हैं कि सत्यता हो, और उसके अंदर जो है सभी प्रकार के जो है सुख उसमें निहित हो। तो वो जो है जीवन का जो उच्चतम स्तर है उसको कहा जाता है सद्जीवन। तो अरस्तु का मानना है कि राज्य मात्र जीवन के लिए नहीं, वो सद्जीवन के लिए है। इसी प्रकार रूसो के अनुसार सब नागरिकों की वह इच्छा
जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, सामान्य इच्छा कहलाती है। तो वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो उसे सामान्य इच्छा कहता है। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है इसकी अमर कीर्ति मानी जाती है, जिसके अंदर उन्होंने जो है सब नागरिकों की इच्छा को महत्व दिया। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि रूसो ऐसा विचारक था जिसने सब लोगों के हित की बात की, सामान्य हित की बात वो करता है, जनरल विल की वो बात करता है। जबकि हेगल की बात करें तो वो निरंकुश शासक की बात करता है, जबकि यहाँ पे रूसो जिसको हम देखते हैं तो उसके अंदर उसने अपना जो है सामाजिक समझौते जो पुस्तक के अंतर्गत उसने जो है सब लोगों के हित, सब लोगों की इच्छा को महत्व देते हुए सामान्य इच्छा की बात उन्होंने कही है। तो इसके माध्यम से राज्य को उन्होंने एक नैतिक संस्था माना है। नैतिक संस्था का अर्थ है कि राज्य की कुछ नैतिकताएं होती है जिनका उनको पालन जो सरकार है उसको पालन करना ही होगा। चौथा जो विशेषता है, चौथी विशेषता इसकी निकल के सामने आती है, वो है ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी पद्धतियों पर जोर देना। क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत के विकास की हम देखें तो 4 अवस्थाएं दिखलाई पड़ती है: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक तथा वर्णनात्मक। ऐतिहासिक है, इसमें इतिहास को महत्व दिया गया है। जब हम देखते हैं कि यूनान से लेकर के और वर्तमान काल तक की बातें इसमें बताई गई है। विश्लेषण किया गया है, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। आदर्शवाद आदर्शात्मक है, बिल्कुल आदर्श की बातें इसमें की गई है। वर्णनात्मक शैली के अंदर बताया गया है। दार्शनिकता का इसमें जो है समावेश किया गया और कानूनी पद्धतियों पर विशेष इसमें जोर दिया गया है। 5वीं बात करें तो औपचारिक, संवैधानिक और कानूनी तुलनाओं पर बल दिया गया है। जो राज्य की संस्थाएं हैं उनको औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन, इसके अंदर संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन किया गया है। लेकिन अब वर्तमान काल में हम देखें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में तो उसमें औपचारिक के साथ साथ में अनौपचारिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया गया है। संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ गैर संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन भी उसमें समावेश किया गया है। लेकिन जब परंपरागत की बात करें हम तो राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र आदि के शुद्ध और विकृत रूप जो है उनका ही तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अलावा जो आम जो मनुष्य है, नागरिक है, उसके जो है राजनीतिक विचारों का इसमें समावेश नहीं किया गया था। तो इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत कल्पना और दर्शन पर आधारित है। इसके अध्ययन के प्रतिमान है राज्य, संप्रभुता, कानून, न्याय, राष्ट्रवाद, निगमनात्मक शैली, काल्पनिक, और यह सब चीज़ें होने के नाते इसे अवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर औपचारिक संस्थाओं मात्र का अध्ययन किया जाता है, जिनमें राज्य, संप्रभुता, कानून, न्याय आदि ऐसे तत्व हैं जिनका ही मात्र इसमें अध्ययन किया जाता है। और इनके कारण ही इसे, और साथ साथ में काल्पनिक होने के कारण इस जो पद्धति को जो है, ये जो प्रकृति का जो रूप है इसका, उसको हम अवैज्ञानिक भी कहते हैं। पुनरुत्थान की बात करें, जैसे मैंने पहले ही कहा, लियो स्ट्रोस, एशिया बर्लिन और माइकल ऑक्सफोर्ड, दांते जर्मिनो आदि विचारकों ने इसके पुनरुत्थान के लिए बहुत काम किया। और जिसकी बदौलत हम कह सकते हैं कि आज जो है वो राजनीतिक सिद्धांत का परंपरागत स्वरूप जो है वो पूर्णतया ख़त्म नहीं हो गया है, बल्कि वो भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के साथ तालमेल बैठाते हुए जो है राजनीतिक विज्ञान को और ज़्यादा परिष्कृत करने की दिशा में काम कर रहा है। और आज राजनीतिक विज्ञान को एक आदर्श स्वरूप जो है प्रस्तुत करने की दिशा में काम कर रहा है।